हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेकिंग एन अचीवर। और आज हम करने वाले हैं फिजिक्स वाला का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको अपन सॉल्व करके देखेंगे। और मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है और बढ़ रही है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट निकालना है। तो अपने पास जो लेंस लो वगैरह लगाते हैं उसके थ्रू क्या होता है कि भाई अंदर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है ना, तो हमारे पास जो डायरेक्शन हमें लेनी होगी वो आउटवर्ड लेंगे। ठीक है, तो अपना थंब क्या करेंगे, आउटवर्ड रखेंगे। तो अपनी फिंगर्स कैसे रोल करेंगी, इस डायरेक्शन में रोल कर जाएंगे अपनी फिंगर्स। ठीक है, तो यानी कि ऐसे करंट चलेगा, इसमें भी ऐसे चलेगा, लेकिन ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो डायरेक्शन डोमिनेंट इसकी मानी जाएगी। ठीक है, जिस वजह से अपना फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। लेंस लो में आपको पता होगा, अगर कांस्टेंट स्पीड से हमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होती है तो हम अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं थंब की, जो मैग्नेटिक फील्ड की होती है उससे, राइट हैंड थंब की। और अगर कांस्टेंट रेट से घट रही होगी मैग्नेटिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में थंब को रखेंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और जो अपने फिंगर्स हैं वो हमें फिर बताएंगे कि किस डायरेक्शन में करंट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास, अगले क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और उसकी डायरेक्शन पूछ रखी है। तो सबसे पहली बात, जो एक्स के साथ साइन होता है और टी के साथ साइन होता है वो अलग अलग हैं, तो यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और पॉजिटिव के साथ हम देखेंगे कि कौन से उसमें है, एक्स एक्सिस के ऊपर जा रही है। ठीक है, तो प्लस एक्स एक्सिस के ऊपर जा रही है। अब उसके बाद हम इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2πf=ω। ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी, 2π से 2π चला जाएगा, 10⁻6 हो जाएगी, तो 10⁻6 है। और लैम्डा कैसे निकालते हैं, 2π/λ=k। ठीक है जी, k की वैल्यू है पाई इंटू 10⁻²। ठीक है जी, तो k की वैल्यू कितनी है, पाई इंटू 10⁻²। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो अपने पास यही आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ना दूर से रेज आ रही हैं, ये यहाँ पे हमने एक लेंस रख लिया और जाके वो कन्वर्ज हो रही हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे ऐसे जाके ये कन्वर्ज हो जाएंगी। लेकिन अगर एक्चुअल रियल इमेज देखे तो यहाँ पे बन रही है, वर्चुअल इमेज देखे तो यहाँ पे बन रही है। तो यानी कि ये जो होगी अपने पास, इसको तो हम बोल देंगे हमारी v, और ये जो है छोटे वाली इसको हम बोल देंगे u। ठीक है जी, तो v की वैल्यू हमें जो है दे रखी है 12 सेंटीमीटर और u की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है जी, तो आई एम सॉरी, एक सेकेंड, हमारे पास जो u की वैल्यू है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और अपने पास कौन सा है, ये वाला लेंस, कनकेव लेंस दे रखा है। ठीक है, तो ये अवे फ्रॉम द एक्सिस ऐसे डेविएट कर देगा, थोड़ी सी दूर जाके बनेगी, है ना। तो ये v इमेज बनेगी अपने पास यहाँ पे। ठीक है जी, तो अपने पास इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होगा कि ना 1/f, तो f कितना है 16 है, और कनकेव है तो -16 = 1/v माइनस 1/में u विच विल बी 12, क्योंकि वो इस तरफ है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है अपने पास। तो इसको सॉल्व करेंगे, अपने पास 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। अब स्पीड फटाफट बढ़ाते हैं अपनी। ठीक है जी, तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें बड़ी अच्छी मतलब क्वेश्चन दे रखा है। इसके अंदर क्या है कि साइड स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, और यहाँ से करंट जा रहा है 1 एम्पियर का। अब क्या कर रहे हैं कि ना ये x डिस्टेंस दूर है। ठीक है, अब स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोज टू द वायर द फ्रेम मूव्स, यहाँ से शुरू किया उसने मूव करना और दूर जाता जा रहा है। ठीक है ना, विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो EMF बताना है हमें, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, R की वैल्यू आएगी 0.1 मीटर। ठीक है, E क्या होता है, E की वैल्यू होती है BIL होती है वैसे तो, है ना। तो B यहाँ पे दो आएंगे, एक पहली पोजीशन का फिर दूसरी पोजीशन का। तो B क्या आएगा, μ0I/2πr1 माइनस μ0I/2πr2। ये B हो गया, इनटू में हम इसमें I कर देते हैं और L कर देते हैं। L की वैल्यू 0.1 हो गई, और अपने पास I की वैल्यू कितनी दे रखी है, जो स्पीड है 10। ठीक है जी, सॉरी BIL नहीं BBL। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, V वेलोसिटी है, BBL। तो 10 हो गई अपने पास। तो अपन इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे ना, तो इसके पास अपना आंसर आएगा 10⁻⁻6 यानी कि 1। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ना भाई गिरने में, एच हाइट से गिरने में 1 सेकंड लगी, तो मून के ऊपर 1/6 है, तो क्या लगेगी, तो √2g, अपने पास फॉर्मूला होता है। तो g कितना है, मतलब 6 हो रखा है ना, 2h/g, तो
2h/g अपने पास आएगा। तो g की वैल्यू कितनी है 1/6 है, तो 6 ऊपर चला जाएगा तो √6 का फैक्टर आ जाएगा। ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, वैसे तो मून के बारे में ऐसा कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, ये भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं क्वेश्चंस, वो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ना इस क्वेश्चन के अंदर एक y की दे रखी इक्वेशन, ऐसे एक y2 की दे रखी है। अब ये कह रहा है इनको सुपर इम्पोज करा दिया, तो अपने पास ना इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। भाई सुपर इम्पोज कराते हुए साइन में होने चाहिए या कोस में होने चाहिए, तो हम क्या करते हैं y2 को साइन में लिखते हैं b sin ω_t प्लस π/2, है ना। अपने पास ये आ जाएगा। अब इसको सुपर इम्पोज कराएंगे तो ये क्या होएगा, SHM की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं इसका, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर का अंडर रूट, ये तरीका होता है। तो अपने पास थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, फ्री बॉडी, ये कह रहा है कि इसको इधर खींचा तो इसके पास 4 का एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है जी। फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाएंगे कि भाई हमें ना इधर तो एक टी टेंशन लग रही है, ठीक है। तो टी टेंशन की वजह से हमें मास है 10 और 4 का एक्सेलरेशन मिल रहा है, यानी टेंशन होगी 40 की। अब इसके ऊपर 200 इधर लग रहा है, टेंशन इधर लग रही है और एम से आगे जा रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे 200 माइनस टेंशन विल बी इक्वल टू 20 इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो 200 माइनस टी इज 40, तो 160/20 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अपने पास 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दिस इज़ इजी, ये वाला क्वेश्चन। इसके अंदर ना वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है हमें। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, पहले तो करंट निकाल लेते हैं। देखो ये XC20 है, XL20 है, तो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो करंट कितना आएगा, I इज इक्वल्स टू 220/22, है ना। 220 ये हो गया, और सो वी हैव एक्सल और एक्स इक्वल, जेड इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो आई इज इक्वल्स टू 220/VRMS की वैल्यू 220 डिवाइडेड बाई 22। तो अपने पास 10 एम्पियर का करंट आ गया। उसके बाद VC कैसे निकालेंगे, VC हो जाएगा IRMS इंटू में XC, है ना। तो 200 आंसर आ जाएगा अपने पास, 200 आंसर आ जाएगा अपने पास। इसको हटा दो, हाँ 200 आंसर है। अगला क्वेश्चन खास क्वेश्चन नहीं है ये। इसके अंदर क्या है, ये कल कराया था कि ना फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज जो है 1.5 है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इक्वल होती है, बस इसका फ़र्क होएगा। तो 1.5 ही होएगी, 1.5 EV अपना आंसर आ जाएगा। क्यों इतना वोल्ट लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन जाने से रोकने के लिए, तो यानी इतनी ही तो एनर्जी होगी उसके पास। बात ये है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है यार, ये वाला क्वेश्चन अपन सोल्व करके देखते हैं। तो बात ये है कि बेसिकली पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका बनाएंगे, और हमें पूछ रखा है कि ना इसको रेस्ट पे रखने के लिए क्या रखना पड़ेगा। तो इसके जो mg होगा उसके इक्वल अगर टेंशन आ जाए, है ना, तो वो हो जाएगी। तो मैंने कहाँ से इसको शुरू किया, मैंने यहाँ से किया। पहले इसमें टेंशन निकाल ली, इसकी टेंशन का डबल जो होगा वो यहाँ, मतलब T + T 2T, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2T के इक्वल आ जाएगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले तो हम इनकी इक्वेशंस, एक सेकंड मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ना टेंशन निकालते हैं T। तो क्या आएगा, 2T इज इक्वल्स टू M3G, ठीक है। 2T इज इक्वल्स टू M3G, एक तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। एक इक्वेशन आएगी M2 वाले के लिए, M2A की क्या वैल्यू आएगी, M2 के लिए T ऊपर लग रहा है, और M2A इज इक्वल्स टू T माइनस M2G, है ना। और M1 के लिए अपने पास क्या आएगा, M1A इज इक्वल्स टू M1G माइनस T। ये फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशंस बन जाएंगे, इतना सबको पता होगा। M2 की वैल्यू है 1/3 और M की वैल्यू है 1। तो एक्सेलरेशन के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू में G। तो यहाँ से G की वैल्यू आएगी G/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू। फिर अपन जो टेंशन है, टेंशन की आएगी M2G प्लस में M2A, तो टेंशन की आएगी G/3 प्लस A/3, तो G/3 प्लस G/6। तो यहाँ से T इज इक्वल्स टू G/2 आ जाएगी, ठीक है। तो फिर अपन टेंशन आ गई अपने पास, टेंशन, और इस वाली इक्वेशन में क्या रखेंगे, 2T इज इक्वल्स टू M3G, है ना। तो इसको आगे सोल्व करेंगे अपने पास, तो अपने पास आंसर आ जाएगा कि 2 इंटू G/2 इज इक्वल्स टू M3G। ये G से G चला गया, 2 से 2 चला गया, तो 1 किलो आ गया, ठीक है जी।
ये कह रहा है कि ना यहाँ से कांस्टेंट फोर्स लगा के हम इसको ऊपर ले गए, स्मूथ सरफेस है तो ऐसे घुमा के ऐसे यहाँ पे ले गए, तो जितना भी भाई अपन वर्क करेंगे ना उसके ऊपर वो जुड़ता जाएगा, हर पॉइंट के ऊपर पॉइंट के ऊपर पॉइंट के ऊपर, ऊपर जाके स्टेबल होगी, जीरो होगा तो सारा जुड़ गया, तो सारा वर्क जुड़ के क्या बनेगा भाई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा वो सारा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh अपना आंसर आ गया। ठीक है जी, ये कह रहा है कि इसके ऊपर ना मान लो ये पैराबोला है, इसके ऊपर म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और ये यहाँ पे रुक गया। ठीक है, तो अपने पास क्या है कि इसकी पोजीशन बतानी है कि ना द हाईएस्ट डिस्टेंस अबव एक्स, एक्स के ऊपर कितना डिस्टेंस हो सकता है एट विच द पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम, यानी रुका रहे, उसके बाद अगर और ऊपर करेंगे ना तो वो गिर जाएगा। तो ये क्या है हाईएस्ट डिस्टेंस, ये कैसे निकालेंगे, ये वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इसमें अपन कैसे लिख सकते हैं, अपने पास क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वाई है ना, तो फिर 2x इज इक्वल्स टू ए डी वाई बाई डी एक्स, ये अपने पास हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2x अपॉन ए इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि अपने पास स्लोप आ गया, पहली बात तो ये आ गई। ठीक है जी, तो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा वैल्यू क्या आएगी 2x अपॉन ए आ गई अपने पास वैल्यू। ठीक है जी, इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे अपन, जो टेन थीटा होता है वो म्यू के इक्वल भी होता है, तो अपने पास क्या हो गया, जो 2x अपॉन ए है ना ये किसके इक्वल हो गया, म्यू के इक्वल होगा, क्योंकि टेन थीटा म्यू के इक्वल होता है, फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा जब रुकी हुई हो मैक्सिमम उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी म्यू ए अपॉन 2। अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ना, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू का भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, मैं बस बताने के लिए फॉर नॉलेज। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास आया म्यू ए अपॉन में 2। ठीक है, तो y क्या है, y यहाँ से उठाएंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो म्यू ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू में 1 अपॉन ए, तो a से ये a गया तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है जी, होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, अपने पास फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सिंपल सा, कि ये कह रहा है कि ना ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, थीटा एंगल बना रहा है ये बॉल जो है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे कि एम जी साइन थीटा इधर लगेगा, नीचे की तरफ एम जी कोस थीटा लगेगा, इधर टेंशन थी उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, एम जी टी कोस थीटा और टी साइन थीटा के अंदर हमने इस टेंशन को तोड़ दिया। ठीक है, तो इन दोनों ये इक्वल कर देंगे और ये इक्वल कर देंगे आपस में, दो इक्वेशंस बन जाएंगे अपने पास, उनको सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा सा अपना आंसर आ जाएगा, देख लेना। ठीक है, 17th क्वेश्चन इज द नाइस वन, इसको मैंने कई बार कराया है, आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, पहले भी कराया है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन कराया है, ज़्यादा फर्क नहीं था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ, इसलिए ये भी नहीं करेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। ओके, 19th क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ना क्यू की वैल्यू दे रखी है और करंट के बारे में पूछ रखा है, तो पहले तो अपन इससे करंट बना लेते हैं। तो करंट क्या आएगा, a माइनस 2bt। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ना फॉल्स टू जीरो आफ्टर t, तो अगर करंट ये क्या है I की वैल्यू है, I जीरो हो जाएगा, तो I को अगर मैं जीरो रखता हूँ तो अपने पास t की वैल्यू आएगी a अपॉन 2b। ठीक है जी, तो a अपॉन 2b आ जाएगी, तो t की वैल्यू अपने पास क्या है a अपॉन 2b, जब करंट जीरो, तो ये तो ठीक है। करंट रेट क्या है करंट के चेंज होने की, माइनस 2b है, तो इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं इस वाली वैल्यू का, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस 2b, तो इसी इज इक्वल्स टू डी आई बाई डी टी है ना, तो किस रेट से चेंज हो रहा है, माइनस 2b से ही चेंज हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। तो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या दे रखा है, अपने पास सिंपल फॉर्मूला दे रखा है, f इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4d, अपने पास सिंपल फॉर्मूला है, पहले लेंस यहाँ पे था उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, उसके इस केस में क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सारे याद कर लो इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो अपने पास d इज इक्वल्स टू 80 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 120, d की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू आती है 80 माइनस 40, तो 40 आ जाएगी। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है ये मेटेलिक स्फीयर है, हमने इसको बीच वाले को और बाहर वाले को कर दिया, तो फिर ना हमें किसकी वैल्यू बतानी है, इफ़ द मिडल देन व्हाट विल बी द चार्ज इन द मिडल शेल।
ठीक है। तो ये 3 शेल्स हैं अपने पास, ठीक है। हमने क्या किया कि ना जो बीच वाला है और बाहर वाला है उसको कनेक्ट कर दिया एक वायर से, तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा बीच वाले के ऊपर, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल जो है ना, इसका वी ऑफ मिडल एंड वी ऑफ आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसके अंदर अपने पास सिंपल सा बात है कि पहले चार्जेस निकाल लेते हैं भाई, क्या होगा। तो टोटल चार्ज कितना है, दोनों को मिला दिया तो टोटल चार्ज देख लेते हैं। हमारे पास टोटल चार्ज बनेगा Q, है ना, यानी कि -2Q इज इक्वल्स टू -2Q प्लस 3Q, ठीक है। हम मान लेते हैं कि वायर से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे बचा Q चार्ज, ठीक है। तो बाहर वाले पे कितना आएगा, टोटल चार्ज माइनस जो इसके अंदर इसके ऊपर बचा हुआ चार्ज यानी कि Q, ठीक है। तो ये किसके ऊपर आ जाएगा, बाहर वाले के ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। तो टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है, -2Q प्लस 3Q, ठीक है, और क्या है -Q, ठीक है। तो यानी कि Q माइनस स्मॉल q बाहर आ गया और अंदर वाले के ऊपर आ गया स्मॉल q, ठीक है। इतना सबको समझ में आया, ठीक है जी। अभी अपन आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इतना सभी को आ गया समझ में, हम मान लेते हैं, ठीक है जी। अभी आगे क्या है, आगे अपन को क्या करना है, सिर्फ पोटेंशियल इक्वलाइज करना है। तो V2 की वैल्यू देख लेते हैं, ये V2 हो गया और ये हो गया V3 अपने पास। V2 की वैल्यू क्या आएगी, KQ/2R, ठीक है, अंदर वाले की वजह से, प्लस K स्मॉल q/2R प्लस बाहर वाले की वजह से K कैपिटल Q माइनस स्मॉल q/3R, ठीक है। V3 की वैल्यू क्या आएगी, वही K कैपिटल Q/3R प्लस स्मॉल k कैपिटल, क्योंकि ये 3R हो गया ना यहाँ से डिस्टेंस, इसलिए पहले वाले में 2R था, है ना। तो K स्मॉल q/3R प्लस में K कैपिटल Q माइनस Q/ में 3R, ठीक है। इन दोनों को V2 और V3 को इक्वल रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि दोनों को जब हम कनेक्ट कर देंगे ना तो जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाएगा। तो अपने पास आंसर आएगा Q विल बी इक्वल टू -Q, ठीक है जी। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ, पिछले मतलब काफ़ी सारे इंटेंसिव में कराया है, तो कराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर अपने को ये क्या कह रहा है कि ना, जो ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है लीनियर मोमेंटम की, तो नेट फोर्स पूछ रखा है। तो क्या होगा, dp/dt होता है ना। तो dp/dt करेंगे इसका, तो क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा और 2bt आ जाएगा, ठीक है। तो जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है जी। तो प्रोपोर्शनल टू t अपने पास आ गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये वाला क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, इजी है, निकाल लेना। ये वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मेरे को टाइम भी लगा था, मेरे को याद नहीं थी क्वेश्चन, सही बताऊँ तो कैसे डिवाइड करते हैं। क्या है कि ना, ये देखो, जो याद नहीं था वो बताऊँगा। हम इसको ना वो कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं, S=UT + ½ AT²। S डिस्प्लेसमेंट होता है, मैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं 10 sin 30 के, यानी कि 5 की स्पीड से ऊपर जा रहा है। ये पूछ रखा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे नीचे कब स्ट्राइक करेगा। तो S कितना है, 60 = UT। ऊपर वाली जो भी डायरेक्शन है उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं, नीचे वाली को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है जी। तो UT यानी कि U कितना है 5, तो -5 × t प्लस ½ A। एक्सेलरेशन कितना है, G लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, यानी प्लस G × t²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 60 = 5, ये मतलब 5 पे गया, 5t² माइनस 5t, यानी कि 12 = t² - t, ठीक है। तो मैंने तो भाई वो फॉर्मूला लगाया था -b + -√b² - 4ac/2a, बट आप डायरेक्ट फैक्टराइज करोगे तो -3 और +4 दो रूट्स आएंगे इसको सोल्व करने पे। t की वैल्यू आएगी एक तो 4 और t की वैल्यू आएगी -3, तो ये तो हो नहीं सकती। तो 4 सेकंड्स अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कर लेना, इजी है ये वाला क्वेश्चन भी, इजी है बहुत ज़्यादा, कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। देख लो भाई, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है। 41 forks are so arranged that each produce 5 beats per second when sounded with its near fork. If the frequency of the last fork is double the frequency of the first fork, last fork की फर्स्ट fork से डबल कर दी तो frequency of the first and the last fork are respectively, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेना यार, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। बेसिकली वैसे मैं इक्वेशन चलो बता ही देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी फर्स्ट n फर्स्ट प्लस n - 1
इंटू एक्स, ठीक है। जो उसने बोला ना उसको ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो क्या हुआ 2n इज इक्वल्स टू n प्लस 41 माइनस 1 इंटू में 5। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाले ना, n फर्स्ट की वैल्यू आ जाएगी 200 और n लास्ट की वैल्यू आ जाएगी 400। 200 और 400 आंसर आ जाएगा। कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब थोड़ा सा दिमाग पड़ा। तो क्यू अच्छा अगले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। क्यू एनर्जी रिलीज जो है वो पूछने लग रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल्स टू 4 इंटू x2 माइनस x1, ठीक है जी। ये डायरेक्टली याद रख लो, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा करने का। बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है पर न्यूक्लियन, ठीक है, इतनी इतनी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो डिफरेंस होगा, और यहाँ पे देखो ठीक है जी, आ गया होगा ये सवाल। कुछ खास है नहीं इस सवाल के अंदर, डायरेक्ट है। क्यू इज इक्वल्स टू मास हो गया 4 और बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस। ये एक्सपेरिमेंट ये वाला करा रखा है। अच्छा ये निकलेगी तो इसको हम दो कर सकते हैं, एच और आर, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज निकाल के कर सकते हैं। या फिर अदरवाइज अपन जो करेंगे ना, जो क्वेश्चन में वैसे जो इजीली है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें वैल्यूज रख देते हैं। एक्स की वैल्यू 4 दे रखी है अपन को, y की वैल्यू 2.4 दे रखी है, थीटा की वैल्यू 4.5 दे रखी है। तो अपने पास जो सोल्व करने पे आएगा 160 अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2.4, ठीक है। तो v की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 10, ठीक है जी, कर लेना। ये क्वेश्चन जो 31 है इसमें क्या कह रहा है, एक रबर बॉल है जो एच हाइट से गिरी, ठीक है, वो रिबाउंड होकर h/2 पे गई। द परसेंटेज ऑफ द टोटल एनर्जी, लॉस ऑफ टोटल एनर्जी इन द इनिशियल सिस्टम एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, कितनी परसेंट तो एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। तो पहले क्या थी mgh, उसके बाद mgh/2, यानी 50% तो एनर्जी लॉस होगी अपने पास। तो 50% तो एनर्जी का लॉस हो गया अपने पास, ठीक है जी। उसके बाद ये कह रहा है कि ना द परसेंटेज ऑफ द लॉस वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। तो वेलोसिटी का क्या होता है, √2gh अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो थर्ड आंसर आ गया, ठीक है। ये कर लेना। 33 में करा देता हूँ। एन डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा है, द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट CV टू द CP। तो CV अपॉन CP इसने पूछ रखा है, ठीक है जी। तो CP अपॉन CV का अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, CV होगा NR/2 और CP होगा NR/2 प्लस R, है ना। तो अपने पास होएगा NR/2 और ये होएगा NR/2 प्लस R, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे अपने पास, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। इजी था, ऐसा कुछ था नहीं। वेलोसिटी ऑफ द वेव पूछ रखा है। वेलोसिटी ऑफ द वेव का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होएगी, 2π/λ इंटू 400 और k की वैल्यू क्या आएगी 2π/λ। तो यानी कि अपने पास क्या 34 का आंसर आएगा 400, क्योंकि 2π/λ तो कॉमन है ही और इधर 1 है, तो 400/1 कर लो चाहे, क्योंकि 2π/λ ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, ये कर लेना। ये वाला क्वेश्चन भी ओके, नॉट मच। इसके अंदर क्या है अपने पास, मैं वैसे बता देता हूँ कि ना अपन क्या कर लेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा v इज इक्वल्स टू 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा, है ना, यही फॉर्मूला होता है शायद। ये अपन फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद h का फॉर्मूला लगाएंगे, h इज इक्वल्स टू v² अपॉन 2g सेकेंड इक्वेशन से, और अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 37th क्वेश्चन के अंदर क्या है, कुछ खास नहीं है, छोड़ दो। मतलब नीट के लिए नहीं है यार, दिमाग ख़राब हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो बाई चांस ही आता है, वैसे आता है नहीं। फोर्स देख लेते हैं। 38th क्वेश्चन के अंदर फोर्स का अपने पास इक्वेशन दे रखी है, वेयर T इज़ द टाइम, डायमेंशन ऑफ द A एंड B पूछ रखा है, ठीक है। तो A का डायमेंशन क्या होगा, अब देख AT का जो डायमेंशन है ना, ये फोर्स के डायमेंशन के इक्वल होएगा। तो m1L1T-2 मस्ट बी इक्वल टू A इंटू T, ठीक है। तो T से उधर जाके T-3 हो जाएगा, तो m1L1T-3 ये है, ठीक है। अब B का देखते तो T² है तो -4 हो जाएगा, m1L1T। तो 38 का अपने पास कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन आ गया, ठीक है। 39 छोड़ो, 40 छोड़ो, ये बड़े क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा दिमाग ख़राब कर देंगे आपके, और ऐसे कुछ खास है नहीं मतलब नीट के लिहाज से।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 अपन देखते हैं। 41 के अंदर क्या है कि ना अपने पास ये देखा सर्किट ओपन है, उसके बाद EMF E था अपने पास, ठीक है। जैसे ही सर्किट को क्लोज किया करंट 0 है। अब क्या किया, करंट जैसे ही सर्किट को क्लोज किया ना तो करंट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, EMF घटने लगेगा, ठीक है जी। तो देखो करंट तो क्या है, बढ़ेगा तो ये वाला तो आएगा नहीं, ठीक है जी, और EMF घटेगा तो ये भी नहीं आएगा। EMF किस में घट रहा है, इसमें घट रहा है। करंट कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, करंट बढ़ रहा है। जब पहले तो 0 था, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया ना, ठीक है। तो अपने पास ये आंसर आएगा। वैसे आपको ये पता भी होना चाहिए। द करंट थ्रू द 4 ओम इन शोन इन द फिगर, कैसे, ये भाई ये NCERT की किताब से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब ऐसे ही उसी में मिलते हैं। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की, जैसे ही अपन ने की क्लोज की ना तो करंट 4 ओम के अंदर बताना है। तो क्या है, इनिशियली जो इंडक्टर होता है ना वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो क्या आएगा अपने पास 4 ओम में करंट कैसे आएगा कि 10 वोल्ट है और अपन में 4 और 2, वो प्लेन वायर की तरह, मतलब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, वहाँ से करंट नहीं पास करेगा। तो 2 + 4 यानी कि 10/6 हो गया एम्पियर, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर क्लोजिंग द की, जब की को क्लोज कर दिया तो क्या होगा, ये प्लेन वायर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो इसके अंदर से करंट जाएगा नहीं, सारा करंट यहाँ से पास कर जाएगा, बस बात खत्म। तो 42 का अपने पास ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। भाई देखो ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर ना अपने पास ये एक ऐसी चार्ज का लैम्डा डेंसिटी वाला है, चार्ज डेंसिटी है, और इसके अंदर हमें क्या निकालना है, हमें फाई की वैल्यू निकालनी है। तो फाई क्या होता है, Q एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इसकी लेंथ निकाल लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा कि लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ लैम्डा चार्ज है, तो L लेंथ में कितना होगा, L लैम्डा चार्ज हो जाएगा, ठीक है जी। तो फिर अपन इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे कि अपने पास Q एनक्लोज्ड निकाल सकते हैं कि L लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब अगर L की वैल्यू मुझे मिल जाए तो उससे मेरा सारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो L की लेंथ कैसे निकालूंगा मैं, ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये R है, ये D है, तो ये कितना आएगा, R² - D² का अंडर रूट, है ना। तो R² - D² का अंडर रूट, और उसका डबल कर दो, क्योंकि ये वाला हिस्सा होगा R² + -D² का अंडर रूट, और ये वाला हिस्सा भी R² - D² का अंडर रूट, तो ये डबल हो जाएगा, है ना। तो अपने पास आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। 44th क्वेश्चन। अच्छा जी, 44th क्वेश्चन के लिए ना मैं आपको सिंपली एक बात बताऊंगा कि जो रिएक्शन होगी ना वो क्या आएगी, X A था, Z इसका ये था, अल्फा पार्टिकल वाला आया तो ये Y बन गया, जिसमें से A -4 हो जाएगा अल्फा पार्टिकल की वजह से, Z में से कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो जाएगा। ओके जी, अब क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो, ठीक है। उसके थ्रू आप आगे आंसर निकालोगे तो आपका आंसर पक्का आ जाएगा। बहुत आसान है, कुछ खास है नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 45th क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है कि ना व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, तो क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना उस टाइम पे ग्राउंड से एक्साइटेड बनाने में, तो 1/r की होती है, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, 1/r की होती है। लेकिन एक कैच है इसके अंदर कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो पॉजिटिव 1/r की होती है, और पोटेंशियल होती है वो नेगेटिव 1/r की होती है। यानी कि जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़े। अच्छा ये कैसे बताऊंगा मैं, अभी देखो कि क्या है कि ना जैसे जैसे आर बढ़ेगा ना तो काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और आर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी आर बढ़ेगा ना वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आर नेगेटिव में बढ़ रहा है, ठीक है। तो आर अगर नेगेटिव में बढ़ेगा तो वो यानी कि आर की वैल्यू एक्चुअली तो कम हो रही है ना, -3 फिर -4 फिर -5, तो एक्चुअली आर की वैल्यू तो कम हो रही है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द मेकिंग एन अचीवर, और गाइज प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो को शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो, अच्छा लगता है यार, लाइक आते हैं ना, जैसे 5-10 लाइक आते हैं तो भी अच्छा लगता है, ठीक है। और प्लीज़ अपने जो फ्रेंड्स हैं जो आपको लगता है कि 2026 का नीट देंगे उनके साथ चैनल को शेयर कर दो। मैं अभी एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जिसके अंदर क्वेश्चंस पहले थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ाया जाएगा, और फिर जितनी भी थ्योरी होगी ना, थ्योरेटिकल लाइनर्स क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीज़न वाले होंगे, वो सारे मैं बड़े अच्छे से
थ्योरी को क्वेश्चन की फॉर्म में कंप्लीट कराऊंगा और न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा हर चैप्टर के, ठीक है, 11th और 12th के अगले नीट तक। तो बहुत अच्छे से फिजिक्स की प्रिपरेशन हो जाएगी इतनी ही फास्ट में। और जनरली मेरी वीडियोज़ यार 2x पे देख लिया करो ताकि तुम्हारा टाइम भी बच जाए। और अभी एक वीडियो मैं निकालने वाला हूँ जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि आप लोगों को ना क्या क्या पढ़ना चाहिए, बेसिकली चैप्टर वाइज की 6 दिनों में चैप्टर वाइज क्या क्या पढ़ लें, ठीक है, जिससे थोड़ा सा काम चल जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।